हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी और अपने वीडियो लेसन रेगुलरली देख भी रहे होंगे और होमवर्क भी कर रहे होंगे। बस हम लोगों ने कल के लेक्चर में पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। क्या थी पॉल्यूशन बताइए? ओके गुड। एनी चेंज और डिस्टर्बेंस व्हिच इज ब्रॉट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। यानी कोई चेंज या डिस्टर्बेंस वाला चेंज जो क्या कर दे, हमारी इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर दे और वो चेंज किसकी वजह से हो? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। वो क्या कहलाती है? पॉल्यूशन कहलाती है। हमने काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन भी देखी थी कल, लैंड पॉल्यूशन और इसके साथ साथ हमने वाटर पॉल्यूशन भी देखी थी और एयर पॉल्यूशन भी। एयर पॉल्यूशन में हमने कल से बात डिस्कस की थी कि हमारी एयर किस तरह से पॉल्यूटेड हो रही है? पॉइजनस एंड हार्मफुल गैसेस की वजह से, यानी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड फैक्ट्रीज, स्मोक, ये सारी जो स्मोक है और ये पॉइजनस गैसेस हैं ये हमारी एयर में शामिल हो रही हैं और हमारी प्योर एयर को क्या कर रही हैं? इम्प्योर कर रही हैं या पॉल्यूटेड कर रही हैं। आज इसी से रिलेटेड हम आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं, एसिड रेन। एसिड तो आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी। क्या होता है एसिड्स? Those substances which give hydrogen ion H+ ion in aqueous solution are called acid। ठीक है, ऐसे केमिकल जो H+ ion देते हैं aqueous solution में वो क्या कहलाते हैं? एसिड। अब एसिड रेन बारिश को कहते हैं तेजाबी बारिश। क्या बारिश भी तेजाबी होती है, एसिडिक होती है? जी बिल्कुल, ऐसा हो जाता है जब एयर क्या हो? पॉल्यूटेड हो। अब एयर किस तरह से पॉल्यूटेड होती है? पॉइजनस गैसेस की वजह से। देख लेते हैं एसिड रेन। Poisonous gases such as carbon dioxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide and many other poisonous gases, ये क्या करती हैं? ये जब मिक्स होती हैं with water vapors, एयर में मौजूद हमारे वाटर वेपर्स जब इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं या ये रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर्स के साथ, तो क्या बना लेती हैं? एसिड। पहले ये बात पढ़ी है कि आप ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं? एसिड। अब ये देख लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल है, इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब जब इन गैसेस का, ये पॉइजनस गैसेस हैं, जब इनका रिएक्शन वाटर के साथ, वाटर वेपर्स के साथ होता है तो क्या बन जाते हैं? एसिड्स बन जाते हैं। देख लीजिए, poisonous gases, carbon dioxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide mix with water vapors in the air forming acids such as sulfuric acid and nitric acid. These acids are absorbed in rain clouds and fall to ground as acid rain। अब ये एसिड वेपर्स के साथ रिएक्ट करके ये गैसेस एसिड तो बन गई। अब ये एसिड एब्जॉर्ब होते हैं क्लाउड्स में, ठीक है, और जब बारिश होती है तो ये बारिश कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है, यानी ऐसी बारिश को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। इस चार्ट में आपको एसिड रेन होती हुई नजर आ रही है। अब एसिड रेन हो किस तरह से रही है? अभी हमने ये पढ़ा है कि पॉइजनस गैसेस एयर में मौजूद वेपर्स के साथ रिएक्शन करती हैं और क्या बना लेती हैं? एसिड बना लेती हैं, क्योंकि ये जो है ये ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करेंगे या फिर क्लाउड्स में ऑक्सीडेशन होगी। इन दोनों सूरतों में क्या बन जाएंगे? एसिड्स बन जाएंगे। आपको सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रेन की सूरत में नजर आ रहा है। तो ये एसिड्स कैसे बने हैं? पॉइजनस गैसेस ने वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन किया है और एसिड बना दिए हैं, और अब वो वेपर्स या वो वाटर जो है क्लाउड में जो मौजूद था रेन की फॉर्म में जो है वो क्या हो रहा है? अर्थ पे फैल डाउन हो रहा है। तो ये रेन कैसी है? दिस रेन इज एसिड रेन एंड द वाटर इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एसिड रेन होती है जो हार्मफुल होती है। किसके लिए? ये स्किन डिजीजेस कॉज कर देती है, साथ ही साथ जो है ये प्लांट्स को भी डैमेज कर देती है, और इसके अलावा जो है वो बिल्डिंग्स के पेंट्स और स्टोन वर्क्स भी इससे क्या होते हैं? मुतासर होते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है? पॉल्यूशन है। एसिडिक रेन इज जो है वो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन इसको कह लीजिए, और हुई किस वजह से है? ये एयर पॉल्यूशन की वजह से। अब इसके बाद हम एक और रीजन देख लेते हैं पॉल्यूशन का, ओजोन लेयर। बस ओजोन लेयर कौन सी लेयर होती है? बहुत ज्यादा आप इसके बारे में सुनते हैं, देख लेते हैं आज ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर, देयर इज अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन व्हिच सराउंड्स द अर्थ एट अ हाइट
ऑफ 16 to 50 किलोमीटर। अब हमारी अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने गैस की एक लेयर दी है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, और ये अर्थ की सरफेस से 16 to 50 किलोमीटर की हाइट पे मौजूद है ये गैस की लेयर। ठीक है, ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन से आने वाली जो रेडिएशन है उनमें जो हार्मफुल रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं उनको स्टॉप कर देती है, आने नहीं देती हमारी अर्थ तक। लेकिन अब हो क्या रहा है, सम केमिकल्स यूज इन स्प्रेज, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेजिंग द ओजोन लेयर। अब जो हमारे जो है रोजमर्रा के इस्तेमाल में जो होम अप्लायंसेस हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर भी आ जाता है, एयर कंडीशनर भी आ जाता है, स्प्रेज भी होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेज किए जाते हैं। तो अब ये उनमें केमिकल्स हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। इन केमिकल्स को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। ये ओजोन लेयर को मुसलसल डैमेज कर रहे हैं और ओजोन लेयर वक्त के साथ साथ कैसी होती जा रही है, थिनर होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और जो सन की ये अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो अब स्टॉप नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है अर्थ पे जो है वो ओजोन लेयर की थिनर होने की वजह से पॉल्यूशन कैसी हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो है ओजोन लेयर में होल हो गया है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे सराउंडिंग में जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो गया है, होल हो गया है इन केमिकल्स की वजह से जिनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, होल इन ओजोन लेयर अबव एंटार्कटिका। ठीक है, एंटार्कटिका के जो कॉन्टिनेंट है इस जगह पे, इस पॉइंट पे जब हुआ है ये बहुत थिनर हो गई है और यहाँ पर इस लेयर में क्या हो गया, होल हो गया है। चलिए गर्ल्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं, क्या होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस व्हेन द सन एनर्जी रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, some of it reflected back to the space and the rest is reabsorbed and re-radiated of the earth surface। देखिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, कुदरती प्रोसेस है जो हमारी अर्थ को वार्म रखता है, या अर्थ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो नहीं करता बल्कि अर्थ को गर्म रखता है। ठीक है, अब होता क्या है, सूरज से आने वाली जो रेडिएशन होती हैं वो जो है हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में, यानी एटमॉस्फेयर जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बाकी क्या हो जाती हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और कहाँ पहुँचा देती है, अर्थ की सरफेस पर। तो इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी हमारी अर्थ का वार्म होना ड्यू टू द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गुड फॉर अस, विदाउट इट द अर्थ टेम्परेचर वुड बी -45 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ अ प्रेजेंट +12 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये जो है वो नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस हमारी अर्थ पे नहीं होता, तो हो सकता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर कितना होता, माइनस में मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, और -45 होता है, यानी हर चीज़ आइस होती। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव नहीं कर पाते इतने टेम्परेचर पे, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग और लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते इस टेम्परेचर पे। तो इस इफेक्ट की वजह से हमारी अर्थ का प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है, +12 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। इट इज द नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और अगर ये नहीं होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रह सकता, फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारी अर्थ जो है दिन ब दिन क्या हो रही है, वार्म होती जा रही है। आइए देख लेते हैं इसके क्या रीजंस हैं। हम सबको पता है कि जो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज यानी आबादी बढ़ रही है, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज हो गए हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं, साथ ही साथ जो है वो बर्निंग का प्रोसेस भी हो रहा है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस यानी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग बढ़ गई है, फैक्ट्रीज का स्मोक एयर में शामिल होता जा रहा है, तो एयर कैसी होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। अब एयर पॉल्यूटेड हो रही है, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड।
रही है और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। देख लेते हैं, in last 160 years the amount of carbon dioxide risen by 10%, यानी पिछले 160 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो 10% और बढ़ गया है। यानी अल्लाह ताला ने तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो था वो जो है वो कम क्वांटिटी में रखा था, लेकिन हमारी एक्टिविटीज से इसका रेशो 10% बढ़ चुका है। द मेनली बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, बर्निंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और रीजंस वही है कि जो है बर्निंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एज वेल एज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज का धुआं। दिस इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड rises the temperature of the earth is called global warming, जिसकी वजह से यानी इस स्मोक की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या है इसका हार्मफुल इफेक्ट? Harmful effect of global warming is that if the earth become much warmer, the ice at the north and south pole begin to melt. अब यही होता रहा, टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता रहा, तो अब होगा क्या, बल्कि हो ही रहा है और आगे की भी प्रेडिक्शन है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल पे आइस है, हमारे 2 पोल्स पे जो आइस है वो क्या होगी, मुसलसल मेल्ट होगी, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे जाके और ज़्यादा बढ़ेगा। इसकी वजह से ओशंस में पानी की जो रेशो होगा वो बढ़ेगा, फ्लड आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्लाइमेट चेंजेस आएंगी और साथ ही साथ सी वार्म होता जाएगा। इफ द सी बिकम वार्मर, सी एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी बैडली अफेक्टेड। आप सबको पता है कि जो है वो जब सी का टेम्परेचर वार्म होगा तो सी एनिमल्स की लाइफ भी मुतासिर होगी और प्लांट्स भी, जो मैरीन एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी क्या होंगे, बैडली अफेक्टेड होंगे। ठीक, तो जो है गर्ल्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको खुद भी रीड कीजिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं ये सारे, थोड़े से हटके हैं, आपने अब तक जितना भी पढ़ा है उससे थोड़े डिफरेंट टॉपिक हैं, तो इसको प्रॉपर रीड कीजिएगा, इसके से रिलेटेड जो है आपको सर्च भी कीजिएगा टॉपिक को, जाइएगा नेट पे, आप देख वीडियो क्लासेस लेते तो हैं तो आप सर्च भी कीजिएगा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह तो मुझे इनसे रिलेटेड थोड़ी और जो है वो आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ठीक, होमवर्क नोट कर लीजिएगा। सबका होमवर्क क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास H रह गया था, ये करना है, साथ ही क्वेश्चन 2 भी और 3 भी करना है, एंड लर्न इट फ्रॉम यूनिट 5। देख लीजिए बुक में अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 का H आपके पास पेज नंबर 40 पे मिलेगा। व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इज इट हार्मफुल। ठीक, अभी आपने पढ़ा है, इसको कीजिएगा, आपको मेरी टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 38 पर। एसिड रेन को डिटेल से, बस ये पैराग्राफ है, इसको ठीक से पढ़िएगा और इसके हार्मफुल इफेक्ट भी इसमें सॉर्ट आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स रीड कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, फिल कीजिए, पेज नंबर 40 पर है और पेज नंबर 41 पर है। ठीक है, और फिल द टेबल। पॉल्यूटेंट मौजूद हैं यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, बैक्टीरिया, सीवेज, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, फैक्ट्री वेस्ट, हीट, ऑयल। इनके सोर्सेज बताने हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। यानी अब आपको पॉल्यूशन का पूरा टॉपिक पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है और फिर इन कॉलम्स को या सॉल्व करना है। ठीक है, इस टेबल को सॉल्व करना है। ओके गर्ल्स, अब इंशाल्लाह स्कूल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।